हम अक्सर ऊंची इमारतों की तारीफ करते हैं, लेकिन उस नींव को भूल जाते हैं जिस पर वो टिकी हैं। आज की कहानी उसी अदृश्य नींव की है, रुक्मणी की। एक ऐसी मजदूर औरत जिसका पसीना इस शहर की हर दीवार में है, लेकिन नाम कहीं नहीं। ये कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर सच्ची और दिल को छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानियाँ आपको सच में सुकून देती हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी मेहनत को नई ऊर्जा और नई उड़ान देता है। तो चलिए सीधा चलते हैं जेठ की उस तपती दोपहर में, जहाँ धूप भी जलाती है और भूख भी। शहर की उस तपती दोपहर और सीमेंट की गंध से बहुत दूर कहानी शुरू होती है नीम के पेड़ों की छाँव में। एक छोटा सा गांव रामपुर, जहाँ की हवा में गाड़ियों का धुआं नहीं बल्कि गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। रुक्मणी। तब उसके चेहरे पर वे झुर्रियाँ नहीं थीं जो आज हैं। तब उसकी उम्र महज 20 साल थी। नई नई शादी हुई थी माधव से। माधव जिसके कंधों में तब ताकत थी और आंखों में चमक। रुक्मणी को आज भी याद है वो सावन। वो उसका इस गांव में आखिरी सावन था। माधव के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, वो बटाई पर खेती करता था। सपना था कि अगली फसल अच्छी होगी तो वो रुक्मणी के लिए चांदी की बिछिया लाएगा। रुक्मणी जो घर के आंगन में तुलसी को जल चढ़ाते हुए बस यही दुआ करती थी कि उसके माधव की मुस्कान कभी फीकी ना पड़े। लेकिन किस्मत और गरीब की कभी नहीं पड़ती। उस साल बारिश नहीं हुई। आसमान जो हमेशा दयालु लगता था, उस साल कातिल बन गया। बादल आए पर बरसे नहीं, बस चिढ़ाकर चले गए। खेत जो हरे होने चाहिए थे, वे फटी हुई एड़ियों की तरह दरक गए। लाला दीनदयाल नहीं, वो शहर वाला मेट नहीं, बल्कि गांव का साहूकार। उसका नाम भी दीनदयाल ही था। शायद गरीबों का खून चूसने वालों के नाम और काम एक जैसे ही होते हैं। माधव ने लाला से कर्ज लिया था, बीज के लिए, खाद के लिए, और अब फसल जल चुकी थी और कर्ज का ब्याज किसी अमरबेल की तरह बढ़ता जा रहा था। एक रात, वो कयामत की रात थी। रुक्मणी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। घर में आटा कम था, इसलिए रोटियां पतली थी। बाहर माधव बैठा था, अंधेरे में बीड़ी पीता हुआ। बीड़ी की वो लाल चमक अंधेरे में किसी जानवर की आंख जैसी लग रही थी। माधव अंदर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने रुक्मणी को देखा, उस नज़र से नहीं जिससे वो पहले देखता था, प्यार भरी नज़र से, बल्कि एक अपराधी की नज़र से। रुक्मणी। माधव की आवाज़ फटी हुई थी। लाला आया था, कह रहा था कि अगर कल तक ब्याज नहीं दिया तो वो घर नीलाम कर देगा, और अगर घर नहीं तो वो। माधव चुप हो गया। रुक्मणी समझ गई, गरीब की इज्जत उसके घर की चौखट तक ही सीमित होती है। अगर चौखट ही नहीं रही तो इज्जत कहाँ रहेगी। रुक्मणी उठी। उसने अपने संदूक से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें उसकी माँ की दी हुई एकमात्र निशानी थी, चांदी की पायल। वो पायल जिसे पहनकर जब वो चलती थी तो पूरा घर छनक उठता था। वो पायल जो उसके सुहाग का, उसके नारित्व का गौरव थी। उसने वो पोटली माधव के हाथ में रख दी। इसे ले जाओ माधव, रुक्मणी ने कहा। उसकी आवाज़ में कंपन नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। ज़मीन रहेगी तो पायल फिर बन जाएगी, पर अगर तुम टूट गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माधव रो पड़ा। एक मर्द का रोना पत्थर के टूटने जैसा होता है। वो रुक्मणी के पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दे रुक्मणी, मैं तुझे रानी बनाकर रखना चाहता था, पर दाने दाने का मोहताज कर दिया। अगली सुबह वो पायल नहीं रही, और उसके साथ ही गांव में रहने का उनका अधिकार भी नहीं रहा। लाला का कर्ज तो उतर गया, लेकिन पेट की आग बुझाने का कोई साधन नहीं बचा। गांव के बूढ़े कहते थे, शहर जाओ, वहाँ पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, पर काम मिल जाता है, वहाँ कोई भूखा नहीं मरता। कितना बड़ा झूठ था वो। ये उन्हें तब पता चला जब उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा बांधा। रुक्मणी ने घर की चौखट पर आखिरी बार माथा टेका। उसने तुलसी के सूखे हुए पौधे को देखा। उसे लगा जैसे वो पौधा भी कह रहा हो, मत जाओ रुक्मणी, शहर तुम्हें निगल जाएगा। बस स्टॉप पर धूल उड़ रही थी। माधव ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। बस आई और उन्हें अपने विशाल पेट में निगल लिया। खिड़की से पीछे छूटते हुए खेत, वो मंदिर का गुंबद, वो तालाब, सब कुछ धुंधला होता गया। रुक्मणी की आंखों से एक आंसू गिरा, और वहीं बस की उस गंदी फर्श पर पुरानी रुक्मणी मर गई। अब जन्म होने वाला था मजदूर रुक्मणी का। शहर दूर से देखो तो रोशनी का समंदर, पास आओ तो शोर का तूफान। जब रुक्मणी और माधव शहर के बस अड्डे पर उतरे तो उनका स्वागत ठंडी हवा ने नहीं, बल्कि डीजल के धुएं और धक्का मुक्की ने किया। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था। यहाँ सब भाग रहे थे। कहाँ, किसी को नहीं पता, बस भाग रहे थे।
उन्हें रहने की जगह मिली शहर के बाहरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती। आप जानते हैं झुग्गी क्या होती है? वो शहर का कूड़ेदान होती है, जहां शहर अपनी ज़रूरी चीज़ों को यानी मज़दूरों को फेंक देता है ताकि सुबह फिर इस्तेमाल कर सके। 8 बाय 10 की एक खोली, छत के नाम पर टीन की एक चादर जो गर्मियों में तवे की तरह जलती थी और सर्दियों में बर्फ़ की तरह जम जाती थी। दीवारें प्लास्टिक की बोरियों और ईंटों के टुकड़ों से बनी थीं। हवा वहाँ आती नहीं थी और बदबू वहाँ से जाती नहीं थी। नाली की सड़ांध, गीले कचरे की महक और सैकड़ों पसीने से लथपथ शरीरों की गंध। रुक्मणी जो खुले आंगन की आदी थी, उसे लगा उसका दम घुट जाएगा। पहली रात वो सो नहीं पाई। मच्छर उसके कानों में लोरी नहीं, जंग का ऐलान गा रहे थे। पास की पटरी से हर आधे घंटे में ट्रेन गुजरती थी, जिसकी गड़गड़ाहट से उनकी पूरी झोपड़ी कांप जाती थी। माधव बगल में लेटा था, आसमान की तरफ नहीं, टीन की छत की तरफ घूरता हुआ। सब ठीक हो जाएगा रुक्मणी, उसने अंधेरे में कहा। कल से काम शुरू करेंगे, पैसे आएंगे, फिर हम पक्का कमरा लेंगे। उम्मीद करीब का सबसे बड़ा नशा है और सबसे बड़ा धोखा भी। अगले दिन से संघर्ष शुरू हुआ। उन्हें काम मिला एक निर्माणाधीन मॉल में, स्काई हाई मॉल। नाम देखिए, स्काई हाई, जो आसमान को छूना चाहता था, लेकिन जिसकी नींव पाताल में धसी हुई थी। रुक्मणी ने पहली बार अपने सिर पर तगाड़ी उठाई। गांव में उसने पानी का घड़ा उठाया था, लेकिन ये अलग था। गीली कंक्रीट का वज़न पानी से कहीं ज़्यादा भारी होता है। ये वज़न सिर्फ किलो में नहीं होता, ये जिम्मेदारियों का वज़न होता है। जब उसने पहली बार उस तसले को सिर पर रखा तो उसे लगा उसकी गर्दन की हड्डी चटक जाएगी। उसकी रीढ़ ने एक चीख पुकारी जो सिर्फ उसने सुनी। चल चल जल्दी चल, मटक के मत चल। ये पहली आवाज़ थी जो उसने मेट दीनदयाल के मुंह से सुनी। दीनदयाल, मोटा, काला, पान की पीक से सने दांतों वाला आदमी। वो आदमियों को गुलाम और औरतों को सिर्फ मांस का लोथड़ा समझता था। रुक्मणी सहम गई। उसने घूंघट खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ में कंक्रीट था। वो कैसे ढकती अपनी लाज? उसे समझ आ गया कि यहाँ शर्म का कोई स्थान नहीं है, यहाँ सिर्फ श्रम है। दिन भर ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, तीसरी मंजिल तक मसाला पहुँचाना। पैरों की पिंडलियाँ पत्थर हो गईं, तल्लों में छाले पड़ गए और फूट भी गए। सीमेंट का पानी उन छालों में घुस गया जैसे कोई नमक छिड़क रहा हो। दोपहर को जब खाने की छुट्टी हुई तो रुक्मणी एक कोने में ढह गई। उसने माधव को देखा। माधव जो कभी गांव का गबरू जवान था, अब खांस रहा था। शहर की धूल उसके फेफड़ों में घर बना रही थी। खा ले, माधव ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे दिया। रुक्मणी ने उस रोटी को देखा। उस पर सीमेंट की धूल लगी थी। उसने उसे झाड़ा नहीं, शायद अब यही उनका नसीब था, धूल खाना और धूल हो जाना। उसने रोटी का कौर मुंह में डाला। वो कड़वा था। अपमान का स्वाद कड़वा ही होता है। वक्त का पहिया घूमा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रुक्मणी अब शहर की हो चुकी थी, या यूं कहें कि शहर ने उसे चबाकर अपने जैसा बना लिया था। उसकी कोमल हथेलियां अब रेगमाल जैसी खुरदरी हो चुकी थीं। अगर वो अपने गाल को छूती तो उसे खुद खरोंच लग जाती। उसकी साड़ियां जो कभी चटक रंगों की हुआ करती थीं, अब एक ही रंग की थीं, मटमैला, सीमेंट का रंग। उसकी दिनचर्या एक मशीन की तरह सेट हो गई थी। सुबह 4 बजे उठना, सार्वजनिक नल पर पानी के लिए लाइन लगाना, वहां औरतों के बीच झगड़े, एक बाल्टी पानी के लिए बाल नोचना, गालियां देना, क्योंकि पानी वहां अमृत था और अमृत के लिए तो देवता और दानव भी लड़े थे। ये तो फिर भी प्यासे इंसान थे। फिर चूल्हा जलाना, गीली लकड़ियों का धुआं आंखों में भरता तो वो खांसती, रोती, पर रोटियां बनाती। फिर अपने बच्चों को जगाना। हाँ, बच्चे। मुन्ना अब 6 साल का था और गुड़िया 4 की। उन्हें वो किसके भरोसे छोड़ती? भगवान के या उस शराबी पड़ोसी के? वो उन्हें अपने साथ साइट पर ले जाती थी। साइट पर क्या था? वही पीला बोर्ड, मेन एट वर्क। रुक्मणी अनपढ़ थी, उसे अक्षर नहीं, चित्र समझ आते थे। वो देखती थी उस चित्र को जिसमें एक आदमी फावड़ा चला रहा है। वो रोज़ उस बोर्ड के पास से गुजरती, अपने सिर पर 40 किलो का वज़न उठाए, और रोज़ उसका मन उस बोर्ड से एक सवाल पूछता, अगर यहाँ सिर्फ आदमी काम कर रहे हैं तो मैं कौन हूँ? क्या मैं अदृश्य हूँ? क्या मेरा पसीना पानी है? क्या मेरी हड्डियों के टूटने की आवाज़ किसी को नहीं आती?
एक दिन की बात है। धूप इतनी तेज थी कि लोहे की सरिया छूने पर उंगलियां जल रही थीं। रुक्मणी 8वीं मंजिल पर ईंटें पहुंचा रही थी। उसकी सांस फूल रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। शायद कल रात उसने खाना नहीं खाया था, बच्चों को खिला दिया था। तभी नीचे से मुन्ना के रोने की आवाज़ आई। रुक्मणी का दिल दहल गया। वो भागी, सीढ़ियाँ कैसे उतरी उसे होश नहीं था। नीचे आकर देखा, मुन्ना रेत के ढेर के पास खेल रहा था और उसके पैर पर एक ईंट गिर गई थी। खून निकल रहा था। रुक्मणी ने तसला फेंका और मुन्ना को गोद में उठा लिया। मेरा बच्चा, मेरा लाल। वो रो पड़ी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और घाव पर बांध दिया। तभी पीछे से दीनदयाल की परछाई उस पर गिरी। अरे ओ ड्रामेबाज, दीनदयाल चिल्लाया, ये रोना धोना घर पर करना, यहाँ काम करने आई है या बच्चे पालने? अगर 10 मिनट में ऊपर मसाला नहीं पहुँचा तो आज की हाजिरी काट लूँगा। रुक्मणी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए माँ काली जैसा क्रोध था। मेरा बच्चा तड़प रहा है मुनीम जी। तो घर बैठ, दीनदयाल ने हिकारत से थूका। औरत हो, घर संभालो। यहाँ मर्दों के काम में टांग अड़ाओगी तो यही होगा। ये मेन एट वर्क है, क्रिच नहीं है। रुक्मणी का कलेजा मुंह को आ गया। मर्दों का काम? उसने चारों तरफ देखा। उस भारी मिक्सर मशीन में गिट्टी कौन डाल रहा था? एक औरत। सरिया कौन सीधा कर रहा था? एक औरत। दीवार की तराई कौन कर रहा था? एक औरत। और वो खुद, जो अपने बच्चे के खून को पल्लू से बांधकर फिर से तसला उठाने जा रही थी। क्या वो मर्द थी? उस दिन रुक्मणी को समझ आया कि ये दुनिया सिर्फ अंधों की नहीं बल्कि बेईमानों की है। ये देखती सब है पर मानती कुछ नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे, मुन्ना को गुड़िया के पास बिठाया। चुप रह बेटा, रो मत, शाम को तेरे लिए बिस्कुट लाऊंगी। झूठ। वो जानती थी कि बिस्कुट के पैसे नहीं हैं, पर माँ का झूठ बच्चों के लिए मरहम होता है। वो फिर उठी, उसने तसला उठाया। उसका वज़न अब 40 किलो नहीं बल्कि 100 किलो लग रहा था, क्योंकि अब उसमें अपमान का वज़न भी जुड़ गया था। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, हर कदम के साथ उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। एक ज्वालामुखी जो फटने के लिए तैयार हो रहा था। दिन ढल गया, लेकिन संघर्ष नहीं। झुग्गी की वो अंधेरी रात, रुक्मणी चूल्हे के पास बैठी थी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख अभी भी गर्म थी, बिल्कुल उसके मन की तरह। माधव खटिया पर लेटा था। उसकी खांसी अब बदल चुकी थी। पहले वो सूखी थी, अब वो गीली और डरावनी हो गई थी। हर बार जब वो खांसता, उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठता था। माधव ने मुंह पर रखा कपड़ा हटाया। अंधेरे में भी रुक्मणी ने देख लिया, कपड़े पर लाल धब्बा था, खून। रुक्मणी का दिल एक पल के लिए रुक गया। माधव, उसकी आवाज़ गले में अटक गई। माधव ने जल्दी से कपड़ा छिपा लिया। कुछ नहीं रुक्मणी, बस पान की पीक है। झूठ। दोनों जानते थे कि ये झूठ है। पान खाने के पैसे किसके पास थे? माधव ने करवट बदली और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। शायद वो अपनी बेबसी छिपाना चाहता था। एक मर्द के लिए सबसे बड़ी सज़ा मौत नहीं, लाचारी होती है। जब वो अपनी औरत और बच्चों की भूख न मिटा सके तो वो रोज़ मरता है। तभी माधव ने तभी आवाज़ में कहा, रुक्मणी सुन रही है? आज साइट पर बात चल रही थी। सरकार ने नया नियम बनाया है, मजदूरी बढ़ने वाली है। रुक्मणी के कानों में जैसे शहद घुल गया। वो थोड़ी आगे खिसकी। सच? कितनी बढ़ेगी? माधव की आवाज़ में एक मरी हुई उम्मीद फिर जिंदा हो उठी। कह रहे थे मर्दों की दिहाड़ी 500 रुपये हो जाएगी और शायद मेट दीनदयाल खुश होकर हम सबको पक्का काम भी दे दे। 500 रुपये? रुक्मणी ने अंधेरे में अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। 500 रुपये मतलब मुन्ना के लिए स्कूल की किताबें। 500 रुपये मतलब माधव की टीबी की दवाई। 500 रुपये मतलब गुड़िया के लिए गुड़िया। वो उस रात इसी सपने के साथ सोई। गरीब के सपने भी कितने सस्ते होते हैं ना दोस्तों। ना महल चाहिए ना गाड़ी, बस अपनों की सांसें सलामत रहें। लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह होने तक ये सपना कांच की तरह टूटने वाला था। अगली सुबह साइट पर काम जोरों पर था। सूरज आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था। आग बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। रुक्मणी के पसीने से उसकी चोली पीठ से चिपक गई थी। धूल की परत ने उसकी त्वचा का रंग बदल दिया था। तभी वहाँ एक सन्नाटा छा गया। धूल के गुबार के बीच से एक लंबी, सफ़ेद, चमचमाती कार आई। वो कार इतनी साफ थी कि उसमें रुक्मणी अपना मैला चेहरा देख सकती थी। कार रुकी ठीक उस गड्ढे के पास जहाँ रुक्मणी मसाला बना रही थी। शीशा नीचे उतरा। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, एसी की हवा, और उसके साथ आई एक खुशबू, महंगे परफ्यूम की खुशबू। वो खुशबू इतनी अलग थी कि रुक्मणी को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की हवा सूंघ रही है। पिछली सीट पर एक मेम साहब बैठी थीं। उम्र रुक्मणी जितनी ही रही होगी, 25 या 26 साल, लेकिन फ़र्क ज़मीन और आसमान का।
उनके बाल रेशम की तरह उड़ रहे थे, कानों में हीरे चमक रहे थे, हाथ में एक महंगा फ़ोन था। हेलो, हाँ मैं साइट पर हूँ। बहुत धूल है यहाँ। ओ गॉड। मेम साहब ने मुंह पर एक नाजुक सा रुमाल रखा। रुक्मणी उन्हें एकटक देख रही थी, पलक झपकाना भूल गई थी। उन मेम साहब की गोद में एक छोटा सा कुत्ता था, सफ़ेद बालों वाला, रुई के गोले जैसा। मेम साहब उसे बिस्कुट खिला रही थीं। ईट इट बेबी, गुड बॉय। रुक्मणी की नज़र उस बिस्कुट पर थी। फिर उसकी नज़र अपने बेटे मुन्ना पर गई, जो कुछ दूर बैठा एक सूखी हुई प्लास्टिक की बोतल से खेल रहा था। उसका पेट पिचका हुआ था। रुक्मणी के अंदर कुछ चटका। हे भगवान, उसका मन चीखा, तेरा इंसाफ कहाँ है? यहाँ इंसान के बच्चे को सूखी रोटी नसीब नहीं और वहाँ जानवर को बिस्कुट। क्या हम इंसान नहीं, या हमारी गरीबी ने हमें जानवर से भी बदतर बना दिया है? मेम साहब की नज़र रुक्मणी से मिली। 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड। रुक्मणी की आंखों में एक सवाल था, एक पुकार थी, मुझे देखो, मैं भी औरत हूँ, मेरा दर्द पहचानो। लेकिन मेम साहब ने नज़रें फेर लीं, जैसे वहाँ कोई खड़ा ही ना हो। उन्होंने शीशा चढ़ा दिया। कार आगे बढ़ गई, पीछे छोड़ गई तो बस धूल और एक गहरा सन्नाटा। रुक्मणी वहीं खड़ी रही। उसे उन मेम साहब से नफरत नहीं हुई, उसे खुद पर तरस आया। उसने फिर उस पीले बोर्ड को देखा, मेन एट वर्क। उसे लगा कि वो बोर्ड उस पर हंस रहा है। देख पगली, तू यहाँ है ही नहीं, तू अदृश्य है। तेरी भूख, तेरा दर्द, तेरा अस्तित्व सब झूठ है। उसने अपनी मुट्ठी भींची, उसके नाखून हथेली में गड़ गए। नहीं, उसने बुदबुदाया, मैं झूठ नहीं हूँ, मेरा पसीना सच है, मेरा खून सच है, और आज मैं इसका हिसाब मांगूंगी। शाम हो गई, सूरज डूबने को था, जैसे थककर अपनी जान दे रहा हो। दीनदयाल मेट ने सीटी बजाई, काम बंद, लाइन में लगो, हिसाब होगा आज। मजदूर अपनी थकान भूलकर लाइन में लग गए। आज शनिवार था, हफ्ते का हिसाब। रुक्मणी और माधव भी लाइन में थे। माधव बहुत खुश था। आज 500 रुपये मिलेंगे रुक्मणी, आज मैं तेरे लिए गजरा लाऊंगा। रुक्मणी चुप थी। उसकी नज़रें ज़मीन पर नहीं, दीनदयाल के रजिस्टर पर थीं। दीनदयाल अपनी कुर्सी पर बादशाह की तरह बैठा था। रामू, ये ले तेरे 500, श्याम ये ले 500। माधव की बारी आई। मालिक, 500 की बात थी ना, सरकार ने बढ़ाया है। दीनदयाल ने उसे घूर कर देखा। सरकार ने बढ़ाया है, मैंने नहीं। और तू खांसता रहता है दिन भर, काम कम करता है। लेना है तो ले, वरना आस्था नाप। माधव ने कांपते हाथों से 400 लिए और सिर झुकाकर चला गया। गरीब की रीढ़ तो पहले ही टूटी होती है, उसे झुकने में देर नहीं लगती। रुक्मणी आगे बढ़ी। दीनदयाल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने 3 नोट निकाले, 100 रुपए के 3 नोट, यानी 300 रुपए। रुक्मणी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। सन्नाटा छा गया। दीनदयाल ने सिर उठाया। क्या हुआ? हाथ में लकवा मार गया क्या? ले पैसे। रुक्मणी की आवाज, जो हमेशा दबी रहती थी, आज गूंजी। पूरे पैसे चाहिए मालिक। बाकी मजदूर सांस रोककर देखने लगे। हवा भी जैसे रुक गई। दीनदयाल हंसा, एक गंदी डरावनी हंसी। पूरे पैसे? 300 ही तो मिलते हैं औरतों को, यही नियम है। किसका नियम? रुक्मणी ने पूछा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। मैंने माधव के बराबर ईंटें उठाई, नहीं उससे ज्यादा। जब वो खास के रुकता था तब भी मैं चल रही थी। मेरी तगाड़ी का वजन कम था क्या? मेरा पसीना कम बह रहा था क्या? फिर दाम कम क्यों? दीनदयाल खड़ा हो गया। उसका अहंकार चोट खा गया था। जुबान लड़ाती है, 2 कौड़ी की मजदूरनी। उसने उंगली उठाई। बाहर वो बोर्ड देखा है, पढ़ना आता है? उस पर लिखा है मेन एट वर्क। ये आदमियों की दुनिया है। तुम औरतें तो बस मदद कराने आती हो। तुम्हारा असली काम घर संभालना और बच्चे पैदा करना है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें यहाँ खड़े होने दे रहा हूँ, वरना कल से घर बैठ। दीनदयाल की बोलती बंद थी, लेकिन सभी मजदूर, औरतें और मर्द खामोश थे। उस खामोशी में एक तूफान था। अगले ही पल एक और औरत आगे आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सब रुक्मणी के पीछे खड़ी हो गईं। उस दिन उस साइट पर काम बंद नहीं हुआ। उस दिन वहाँ एक क्रांति शुरू हुई। रुक्मणी ने अपने 300 रुपये नहीं लिए, वो खाली हाथ लौटी। लेकिन उस रात जब वो अपनी झोपड़ी में सोई तो उसे लगा कि वो किसी रानी के बिस्तर पर सोई है। उसका पेट खाली था, लेकिन आत्मा भरी हुई थी। उसने अपनी गुड़िया के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, तेरी माँ ने आज तेरे लिए रास्ता बना दिया है मेरी जान। तुझे कभी अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, रुक्मणी ने तो लकीर खींच दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या समाज के माथे पर खिंची लकीरें मिट पाई हैं? आज भी जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं तो हमें कांच की खिड़कियां दिखती हैं, मार्बल का फर्श दिखता है, लेकिन हमें वो रुक्मणी नहीं दिखती। ये कहानी सिर्फ एक मजदूर की नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जो घर में, ऑफिस में, खेत में या सड़क पर खट रही है, लेकिन जिसके काम को फर्ज का नाम देकर कम आंका जाता है।
हमारा मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जगाना भी है। रुक्मणी ने हार नहीं मानी तो हम कैसे मान ले? अगर आज इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है, अगर आपको लगा कि रुक्मणी की आवाज़ में आपकी आवाज़ भी शामिल थी, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इस कहानी को अपने परिवार के साथ बैठकर सुनें, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि वे जान सकें कि एसी कमरे के बाहर भी एक दुनिया है। और हाँ, अगर आप हमारे काम की सराहना करना चाहते हैं, आपका सहयोग हमें ऐसे और अनकहे किस्से खोजने की शक्ति देगा। हम आप जैसे जागरूक श्रोताओं के दम पर ही चलते हैं। नीचे कमेंट में जय हिंद या सलाम रुक्मणी लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे हौसले को बढ़ा देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती हैं। आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी घर की रुक्मणी का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।